प्यारे बच्चों, मैं अशोक छाछिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। बच्चों, इससे पहले मैंने द्वैध शासन की योजना के बारे में बताया था कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करने की कोशिश की थी। आज हम इसके दुष्परिणाम अर्थात इसकी कमियों को देखेंगे। तो सबसे पहली कमी यही है बच्चों कि यह सिद्धांत तय दोषपूर्ण था। कैसे? एक ही प्रांत की शासन व्यवस्था को दो विभिन्न अलग अलग प्रकृति की शक्तियों के अधीन कर देने से शासन में गतिरोध होना स्वाभाविक था। शासन में एक आंगिक एकता होती है और उसके विभिन्न अंग पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन यह योजना सैद्धांतिक रूप से दोषपूर्ण थी। इसके विपरीत सर रेजिनाल्ड काइक ने कहा था कि द्वैध शासन एक प्रकार की वर्ण संकर व्यवस्था है जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी देश अथवा प्रांत के शासन का संचालन दो पृथक एवं स्वतंत्र मंत्रिमंडलों द्वारा सावधानीपूर्वक नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं यह शासन व्यवस्था अर्थात यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। नेक्स्ट है बच्चों, विषयों का अतार्किक एवं अव्यवहारिक विभाजन। इस संबंध में इस अतार्किकता एवं अव्यवहारिकता को तत्कालीन मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर के.वी. रेड्डी ने इस प्रकार उजागर किया था। मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के द्वारा ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण कानून से कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि ऋणों, भू सुधार ऋणों एवं अकाल सहायता विभाग पर बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इसके पश्चात मैं उद्योग धंधों का मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। यह सब रक्षित विषय थे। तो इस प्रकार से यह अतार्किक भी दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों, गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ। हस्तांतरित क्षेत्र में गवर्नर को केवल वैधानिक प्रधान होना चाहिए था, लेकिन उसे मंत्रियों को नियंत्रित करने और उनके प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। मध्य प्रांत में एक मंत्री मिस्टर केस्कर की शिकायत थी। यद्यपि नीति संबंधी मामलों में उसे कोई कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की मांगों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। संयुक्त प्रांत के मंत्री का कहना था कि मैं केवल गौरवमय सचिव था। घटनाकाल के राजा कहना था कि गवर्नर को अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। संपूर्ण स्थिति के संबंध में केवल ध्रुव ने ठीक ही कहा है कि गवर्नर की स्वेच्छाचारिता के रहते हुए सीमित क्षेत्र में भी उत्तरदायित्व का हस्तांतरण हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, हस्तांतरित क्षेत्र के लिए थोड़ी देर रोक दूँ ना।
नेक्स्ट है बच्चों विधान परिषदों का दोषपूर्ण संगठन। प्रांतों में जो विधान परिषदें बनाई गई उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उनमें से लगभग 80% सरकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य थे। जो सदस्य नियुक्त होते थे वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी अनेक सरकार को प्रसन्न करने की चेष्टा में ही लगे रहते थे। विधान परिषदों की इस दोषपूर्ण रचना के कारण विधान परिषदों में मंत्रियों की अपेक्षा गवर्नर को ही अधिक प्रभाव प्राप्त होता था और मंत्री अपने दायित्व अर्थात अस्तित्व को बचाने के लिए गवर्नर पर ही निर्भर हो जाते थे। यह बात उत्तरदायी शासन के मूल विचार के विरुद्ध थी। एन श्रीनिवासन के शब्दों में ऐसी कोई स्वस्थ दलीय पद्धति नहीं थी जो ब्रिटिश ढंग से उत्तरदायी शासन व्यवस्था का संचालन कर सकती थी। नेक्स्ट है बच्चों द्वैध शासन की उपयोगिता या महत्व। यानी द्वैध शासन संपूर्ण रूप में बच्चों हम यह मान सकते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली अपनाई जाती है तो उसमें कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी उनका महत्व और अर्थात उपयोगिता सिद्ध होती है। ऐसा ही द्वैध शासन को भी हम पूर्णतः असफल नहीं कह सकते। द्वैध शासन की उपयोगिता या महत्व। द्वैध शासन में अनेक दोष होकर भी यह असफल रहा, लेकिन इससे सर्वथा लाभ ही नहीं कहा जा सकता। यह भारत के भविष्य के सैद्धांतिक विकास के लिए सहायक था। इस अधिनियम द्वारा बड़े पैमाने पर प्रथम बार भारतीयों को मताधिकार प्रदान किया गया, जिससे भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता आई। अधिनियम के आधार पर नियमित रूप से होने वाले चुनाव में भारतीयों में सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा महिलाओं को मताधिकार देने की बात प्रांतीय सरकारों पर छोड़ दी गई थी। वस्तुतः महिलाओं को भी पुरुषों के समान मताधिकार दिया गया। द्वैध शासन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक संस्थानों के भारतीयकरण की दिशा में प्रोत्साहन मिला। जो अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ काम करने को तैयार नहीं थे, उनके स्थान पर भारतीयों की नियुक्ति की गई। भारतीय राजनीतिक क्षेत्रों को सरकार की समस्याओं को समझने और बहुमूल्य शासन के प्रमुखता प्रदान करने की दिशा में अवसर मिला। द्वैध शासन से स्थानीय स्वशासन का सुधार तथा विकास भी हुआ। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में ही परिवार के परिणाम स्वरूप भारतीय मंत्रियों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार करने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। नेक्स्ट कल का अपना टॉपिक रहेगा भारत शासन अधिनियम 1935। धन्यवाद।